हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है शिप रॉकेट की। तो शिप रॉकेट के आईपीओ की बम्पर ओपनिंग होती हुई दिखाई दी है। 35% ऊपर गया है। कई इन्वेस्टर ने तो भाई 77x तक पैसा कमाया है और एक इन्वेस्टर ने 0.7x के ऊपर एग्जिट किया है। इतना बड़ा गैप है अगर इन्वेस्टर के आरओआई रिटर्न्स के अंदर बात करके चले। जिन्होंने अर्ली लगाया था उनको अच्छा रिटर्न मिला, जिन्होंने रिसेंटली लगाया था अभी आईपीओ डाउन राउंड हुआ है। बेसिकली आप कह सकते हो कि जिस वैल्यूएशन के ऊपर आना चाहिए था उससे नीचे लाया गया है, तो जिन्होंने पैसा लगाया था उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। जैसे 500 ग्लोबल की बात करके चले तो 77x का मल्टीपल मिला है, बट ये अमाउंट बहुत छोटा है। अब ये देखो ना, 500 ग्लोबल ने डाला कितना है, 16.3 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था, तो रिटर्न अच्छा देखने को मिला है। लाइट रॉक की बात करके चले जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा डाला था उनको भाई अच्छा रिटर्न नहीं मिला और कुछ भी रिटर्न नहीं किया, सारा माल बेच दिया उन्होंने। दूसरी साइड पे ट्राइब कैपिटल की बात करके चले तो उनको अच्छा रिटर्न भी मिला है और उन्होंने होल्ड भी किया है, मतलब कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ प्रॉफिट रोक दिया। मार्च कैपिटल की बात करके चले तो उनको भी ठीक ठाक रिटर्न मिला है, 2.1x का है। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखनी पड़ेगी, कितना टाइम लगा है इसको, बाकी ठीक है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करके चले तो कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक अच्छी चीज है। कंपनी के लॉसेस भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, बट यहाँ पर मैं एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये जो घटा है, इन्होंने कॉस्ट कटिंग तो कर ली है और इसके चक्कर में कस्टमर्स खुश नहीं है शिप रॉकेट से। शिप रॉकेट यहाँ तक बहुत अच्छा हुआ करता था और इसके बाद में बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस खराब होने लग गया शिप रॉकेट से। मैं बहुत सारी D2C ब्रांड्स को कंसल्ट करता हूँ तो बहुत सारा इनसाइड डेटा आता है मेरे पास में, मैं उसके बेसिस के ऊपर ही बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई D2C फाउंडर है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना शिप रॉकेट के साथ में आपका एक्सपीरियंस क्या है। बाकी अगर आईपीओ को देखा जाए तो रेवेन्यू मल्टीपल ज्यादा नहीं था, बहुत सही रेट था, मतलब एक अच्छे रेट के ऊपर आईपीओ निकाला गया है। कंपनी का जो एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है वो बहुत कम है, बट ठीक है। कंट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर बात करके चले तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अगर इनके एक्टिव मर्चेंट्स की बात करके चले तो वो भी 2,14,000 से ज्यादा है, मतलब 2,15,000 ही बोल सकते हैं यहाँ पे। और अगर पावर मर्चेंट्स की बात करके चले जो कि बल्क में काम करते हैं, वो भी 10,000 से ज्यादा है। ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज है। रिपीट रेट 57% का है, बट शिप रॉकेट जैसी कंपनीज में रिपीट रेट क्या है, मतलब मेरे हिसाब से एक दिन के अंदर 50 ऑर्डर भी लोग बुक करते हैं, और ये तो बेसिक बात करके चल रहा हूँ मैं। बाकी कंपनी ने 1617 करोड़ रुपया रेज किया, जहां पर 885 करोड़ रुपीस तो फ्रेश इशू थे, मतलब ये कंपनी के पास आएंगे और ये ऑफर फॉर सेल थे, मतलब जिन लोगों ने बेचा है उनको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। अब ये जो पैसा आया है, इस पैसे में से प्लेटफॉर्म ग्रोथ के लिए 365 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जहाँ पे मार्केटिंग में 205 करोड़ लगेगा। टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है। बेसिकली शिप रॉकेट टेक कंपनी है ना, जिनको नहीं पता शिप रॉकेट में बता देता हूँ। अगर आप एक D2C ब्रांड रन करते हो और आपको डिलीवरी का सीन देखना है तो शिप रॉकेट डिलीवरी का सीन सारा का सारा देखता है। तो ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है जो देखता है, जैसे मान लो मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ माल भेजना है तो वो देखेगा दिल्ली से चंडीगढ़ मुझे कौन सा सस्ता पड़ रहा है, जो सा सस्ता पड़ रहा है और या जो सा फास्ट पड़ रहा है, जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा उस वेंडर को सिलेक्ट करेगा और वहां पर भेज देगा। ये प्रॉब्लम अभी उतनी नहीं है, एक टाइम पे हुआ करती थी कि कोई डिलीवरी पार्टनर वनडे के अंदर अच्छा हुआ करता था, किसी के रेट अच्छे हुआ करते थे, कोई कैश ऑन डिलीवरी पे अच्छा हुआ करता था, किसी के अंदर पिन कोड ज्यादा हुआ करते थे। अभी सारी चीजें स्टैंडर्डाइज होती हुई दिखाई दे रही है और शिप रॉकेट उस टाइम का प्रोडक्ट है। ऑल्दो अभी भी डिफरेंस आता है अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करते हो, बट नेगोशिएट करके आसपास आ जाती है आज के टाइम पे बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पैसा तो अपने डेट को रीपे करने के लिए और एक्विजिशन के लिए यूज करने वाले हैं। डेट रीपे करना ठीक है, एक्विजिशन का मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके अलावा सिम्बायोटेक की बात करके चले तो उन्होंने 1757 करोड़ का आईपीओ निकाला है, जहां पर 91% के आसपास ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब बचा हुआ थोड़ा सा पैसा कंपनी के डेट रिपे और इन सारी चीजों के लिए देखने को मिलेगा। अभी ओवरऑल देखा जाए तो हेडिंग देख के बहुत बुरी कहानी लग रही है, बट भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है, जरूरत नहीं है इनको। डेट ले रखा था तो डेट दे रहे हैं। अब जिन्होंने पैसा लगाया था या फिर प्रमोटर ग्रुप है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। 150 करोड़ का फ्रेश इशू है, 1600 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। देख के चीजें खतरनाक लग रही है। कंपनी का रेवेन्यू देखो ना, कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल है और ये बायोटेक कंपनी है, मतलब ये रिसर्च पे काम करती है। जब भी किसी बायोटेक कंपनी को टाइम हो जाता है और उनके पास में बढ़िया रिसर्च या कुछ हो जाता है, वो एकदम एक्सपोनेंशियल भागते हैं। अगर आप मार्जिन भी देखोगे तो ठीक ही है ना, पैट लेवल के ऊपर अच्छा खासा रिपोर्ट कर रहे हैं, 100 करोड़ से ऊपर का पैट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, स्टेबल चल रही है, ऑफर फॉर सेल कर रही है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे प्रोमोटर एंटिटी 144 करोड़ रुपीस निकाल रही है। गुड है यार, डिजर्व करते हैं मतलब फाउंडर्स ना। आपको लगता है कि भाई एक कंपनी का फाउंडर जिसका प्रॉफिट 110 करोड़ रुपए है, भाई उसके पास ये 110 करोड़ नहीं आते, उसके पास सिर्फ सैलरी आती है उसकी। उसके पास यही ऑप्शन होता है जब कंपनी को बड़ा बना दिया जाए, आईपीओ निकाल दिया जाए, बेच दिया जाए, अपने कुछ भी किया जाए, वहां से पैसा बनता है।
बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स हो गए जिनके भाई कंपनीज आईपीओ पे आ गई, आईपीओ तक आते आते उन फाउंडर की इक्विटी बहुत कम हो गई थी और अभी भी उनके पास इक्विटी पड़ी है, बट एक्चुअली उनके पास शायद उतने पैसे नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई स्टैब्लिश पुराने फाउंडर्स में से एक है तो उन्होंने तो भाई अर्ली टाइम पे ही स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे हम लोगों से पैसा रेस कर रहे हैं तो किसी राउंड के अंदर अपना थोड़ा सा पार्शियल एग्जिट करो, पैसा लेके आओ, उसके बाद बाकी कंपनीज में डालो, ताकि आपकी कंपनी तो बढ़ेगी और बाकी जगह पे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की अगर मार्केट कैप और रेवेन्यू मल्टीपल की बात करके चले तो 7.3x का है। पीई रेशियो ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, अगर देखा जाए तो 51.7x का है, बट 7.3 फॉर अ बायोटेक कंपनी ये बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, मैंने तो बेसिक इनकी वेबसाइट देखी है। और अगर कंपनी इतनी मार्केट कैप के ऊपर बैठी है और ऑफर फॉर सेल भी कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, तो बढ़िया ही कर रही होगी। यहाँ पे प्रोमोटर ग्रुप निकाल रहा है 140 करोड़ रुपया, रोजवुड निकाल रहा है 980, मतलब 1000 करोड़ के आसपास ये निकाल रहे हैं, और BEF3 जो फंड है वो 475 करोड़ रुपीस निकाल रहा है। बाकी वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा टोरेंट गैस की बात करके चले तो उनका भी आईपीओ आ रहा है। रिपोर्ट्स कह रही है 4000 करोड़ का आईपीओ हो सकता है, बट क्या पोर्शन होगा कोई क्लियरिटी नहीं है। 4000 करोड़ रुपए मार्केट से रेस करेंगे, किस वैल्यूएशन के ऊपर करेंगे, कितना ऑफर फॉर सेल होगा, कितना फ्रेश इक्विटी होगा, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। इन्होंने 2025 में भी प्लान किया था, उस टाइम पे 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ के बीच में इनकी वैल्यूएशन थी। अभी मेरे हिसाब से थोड़ी वैल्यूएशन बढ़ गई होगी, इस चक्कर में शायद आईपीओ निकाला जा रहा होगा। अगर पहले की बात करके चले तो 3.2 से 3.8x का सेल्स मल्टीपल पे पैसा रेस किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 के डेटा की बात करके चल रहा हूँ, तो अगर सब कुछ सही है तो ठीक ठाक रेट के ऊपर आईपीओ आ सकता है। बाकी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, जब आएगा तो बात करेंगे। इसके अलावा एनएससी भी आईपीओ निकाल रहा है। यहाँ पर भी 100% ऑफर फॉर सेल है, और मैंने कई बार बोला है कि एनएससी 100% ऑफर फॉर सेल कर रहा है, क्योंकि भाई कर रहा है, उनको पैसा निकालना है, ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, दिक्कत क्या है। बट अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो सेकंड हाफ ऑफ सितंबर के अंदर इनका आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। मतलब अभी तक डेट फाइनल नहीं हो रही है कि क्या होने वाला है। एक बार आप देखो तो सही, प्रॉफिट कितना है एनएससी का, 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई इतना प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है तो उसको भाई पैसा क्यों कंपनी में डालना है, बेचो, घर पे लेके जाओ। इंटरनेट के ऊपर हवा बजी हुई है, ऑफर फॉर सेल बुरा होता है, मेरे हिसाब से तो भाई बुरा नहीं होता। अगर मैं फाउंडर पर्सपेक्टिव से बात करके चलूँ तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर को लगता होगा कि भाई ऑफर फॉर सेल है तो चोरपंती हो रही है, क्या आप अपने शेयर्स को नहीं बेचोगे। अगर एक इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेच के रिटर्न ले रहा है, या प्रमोटर को भी इन्वेस्टर ही मान के चल रहा हूँ, तो आपको भी तो रिटर्न लेना है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी फाउंडर ने इन्वेस्टर को पैसे कमा के दिए तो वो भी आपको कमा के दे सकता है। इसके अलावा कैशिफाई ने भी अपने आप को पब्लिक कंपनी कर लिया है, बैंकर्स के साथ बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स कह रही है अगले साल के स्टार्टिंग के अंदर ही इनका आईपीओ आ सकता है। 1800 करोड़ रुपए के आसपास रेस किया जाएगा। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लॉसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। मैंने इनके फाउंडर्स के साथ में पॉडकास्ट किया था बहुत पहले, जिस टाइम पे कैशिफाई एक तरह से आप मान लो बन रहा था, अब तो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। तो पॉडकास्ट देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ये कर क्या रहे हैं और कैसे इन्होंने ट्रांजिट किया है। पहले भी रिसाइकिल के बिजनेस में थे, अभी भी रिसाइकिल के बिजनेस में ही है, बट अभी फोन कर रहे हैं और कैसे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर घुसे, अच्छी है। मतलब अगर इनकी स्टोरी की बात करके चले तो अच्छी स्टोरी है। इसके अलावा प्रोसेस की बात करके चले तो उन्होंने $100 मिलियन मतलब 1000 करोड़ के आसपास नावी ग्रुप के अंदर डाले हैं, क्योंकि भाई उनके लॉसेस 466 करोड़ पे आ गए हैं। आईपीओ निकालने का प्लान है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो इस चक्कर में पैसा डाला गया है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो $1.3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा डाला गया है। तो मतलब अगर आईपीओ आएगा तो इसी की वैल्यूएशन के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करके चले तो 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बट रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब ये टेबल देख के आपको पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा हुआ क्या है। कंपनी प्रॉफिटेबल थी। जो कंपनी के फाउंडर है बंसल जी, उन्होंने अपने खुद के पैसे डाले थे, इन्वेस्टर से पैसा रेज नहीं किया। फ्लिपकार्ट बेचा, फ्लिपकार्ट बेचने के बाद में ये कंपनी बनाई, और फ्लिपकार्ट जो कि इन्वेस्टर के ऊपर ही पूरा रिलाई कर रहा था, यहाँ पे पूरा गेम उल्टा कर दिया। भाई सारा पैसा मैं खुद डालूंगा। कंपनी को प्रॉफिटेबल भी इन्होंने बनाया। उसके बाद आईपीओ की तरफ जाना था तो इन्वेस्टर्स की एंट्री होती हुई दिखाई दी।
उसके बाद सेबी ने कुछ कलेश कर दिया जिस चक्कर में आईपीओ रुकता हुआ दिखाई दिया। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा बट यहाँ पर लॉसेस आते हुए दिखाई दिए। अब ऐसा कैसे कि कंपनी ने 350-400 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करने के लिए 500 करोड़ के आसपास का लॉस कर दिया। अगर आप कंपैरिजन देखते हो तो 500 करोड़ पर नीचे चली गई ना कंपनी, और इतना तो रेवेन्यू नहीं बढ़ा, तो ये तो बेवकूफी दिखाई दे रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी देखते हो तो अगेन 400 करोड़ के ऊपर बढ़ा है और यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास, 350 करोड़ के आसपास नीचे आ गए। तो ये तो बिजनेस मॉडल ही नहीं है। जो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही थी रेवेन्यू के ऊपर, अब वो अचानक ही क्या हो गया, आईपीओ आने वाला है। और हमने जो ट्रेंड देखा है, जब आईपीओ आने वाला होता है तो कंपनी अचानक ही जादू से प्रॉफिट में आ जाती है, उनकी बैलेंस शीट उल्टी हो जाती है। बट इनकी तो एक्चुअली उल्टी चल रही है, प्रॉफिट से लॉस जा रहे हैं। कहानी ये है, यहीं पे इन्होंने अपने यूपीआई वाले बिजनेस के ऊपर फोकस करना शुरू किया कि भाई यूपीआई को बढ़ाते हैं, यूपीआई का मार्केट शेयर गेन करते हैं। अभी के टाइम पे 4% के आसपास यूपीआई शेयर को इन्होंने गेन भी किया। अगर इनके फिनसर्व वाले बिजनेस की बात करके चले, जो कोर बिजनेस है, वो 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रहा है, पर ओवरऑल ग्रुप लॉस इसलिए है क्योंकि यूपीआई के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जलाया जा रहा है। अब कहानी ये है, यूपीआई जहां से पैसा नहीं बन रहा उस पर जलाया क्यों जा रहा है। पहली बात, यूपीआई से भी पैसा बनना शुरू हो जाएगा, आरबीआई भी बातचीत कर रही है, बट फिर भी उससे ये वाले लॉसेस तो खत्म नहीं होंगे। मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज ये है, यूपीआई से आएगा डेटा और उसके बाद ये वाला बिजनेस यूपीआई वाले डेटा वालों को कार्ड बेचेगा, लोन बेचेगा, ये सब कुछ बेचेगा, वहां से पैसा कमाएगा। और आज से 1-1.5 साल पहले से मैं बात बोल रहा हूँ कि अभी फ्यूचर लोन टेक का होने वाला है। दबा के लोगों को पैसा चाहिए, मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास में, तो मार्केट से पैसा उठाया जाएगा, तो लोन वाला बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो रिपोर्ट की मान के चले तो $2 बिलियन तक का भी आईपीओ हो सकता है। मतलब ये जो पैसा रेस किया गया है, इससे भी बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर आईपीओ निकाला जाएगा। अगर ये डेटा कायाकल्प हो गया ना, ये मान के चलो, अगर ये Q1, 2, 3 ऐसे कोई डेटास निकले और उसके बाद में इन्होंने रिलीज किया कि भाई देखो हमने बिजनेस कायाकल्प कर दिया, रेवेन्यू हमारा 3500 करोड़ हो गया है और हमारा प्रॉफिट 100 करोड़ 120 करोड़ आ गया है, तो फिर तो चीजें बेटर दिखने लग जाएगी। इसके अलावा एंट्रोपिक का भी आईपीओ आ रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज करी जा रही है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो फाउंडर के पास में एक सुपर वोटिंग क्लास दी जा रही है, मतलब वो किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पर उनको किसी भी ट्रस्ट के मेंबर की जरूरत नहीं है। 5 ट्रस्ट मेंबर है, बट उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, जिसको हायर करना है कर लो। और देखा जाए एंट्रोपिक के फाउंडर ही है जिनकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी बन रही है। राइट लोगों को राइट टाइम पे वो असेंबल कर पा रहे हैं। बाकी ये सब बातचीत ही चल रही है। आईपीओ आ रहा है, इतने रुपए में आईपीओ आएगा, $1 ट्रिलियन आईपीओ आएगा, ये होगा वो होगा, अभी कुछ नहीं पता है। ओपन एआई वाले तो आईपीओ निकाल रहे थे, उसके बाद चुपचाप बैठ गए। उनको लगा भाई हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है, एंट्रोपिक वालों की वैल्यूएशन बढ़ रही है, उनकी इज्जत बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई इनको आईपीओ निकालने दो, देखते हैं कैसा जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे हमको क्या करना है। और ओपन एआई की उसके बाद से डायरेक्शन में देखोगे तो बहुत अलग जा रही है। उन्होंने नए मॉडल्स निकाले हैं, उनका खुद का हार्डवेयर आ रहा है, कोई स्पीकर टाइप की चीज आ रही है, तो बहुत सारी चीजें आ रही है। जो एंटरप्राइज वाला वो बिजनेस खो रहे थे उसको भी गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सस्ता मॉडल निकाल दिया उन्होंने, तो मेरे हिसाब से एंट्रोपिक का आईपीओ भी देखने वाला होगा। 28 मई को इन्होंने $65 बिलियन रेज किया था, $965 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो बेयर मिनिमम अगर आईपीओ आ रहा है तो $1 ट्रिलियन का तो आ ही रहा है, मान के चलो। हो सकता है 1.5 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन भी आ जाए। इसके अलावा एसके हाइनिक्स की बात करके चले तो उन्होंने $28.6 बिलियन का बायबैक कमिट किया है। अब एक थ्योरी थी मेरी, ये वाली खबर से ना वो थ्योरी मेरी थोड़ी और पक्की होती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। ये मैंने कुछ टाइम पहले भी चिप वाले बिजनेस के टाइम पे आपको समझाया था। अब देखो कहानी क्या है, इस टाइम पे रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 500% तक रैम के प्राइसेस बढ़ गए हैं। जो रैम पहले $191 की थी, आज वो $1118 की पहुंच गई है। तो अगर आप एज अ बिजनेस सोचो कि अगर रैम के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो भाई अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, क्योंकि जितनी भी चिप वाली कंपनीज है वो दबा के प्रॉफिट कमा रही है, ऑल टाइम हाई कमा रही है, तो अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हो ना फैक्ट्री लगाने के लिए। अभी जो मार्केट के अंदर डिमांड है उसको फुलफिल करो। अगले साल तक रैम नहीं है, मतलब ऐसी बातें निकल के आ रही थी ना। एप्पल को इन्होंने मना कर दिया, एप्पल गया इनके पास भाई मेरे को रैम चाहिए तेरे से, इन्होंने मना कर दिया भाई मैं नहीं दे रहा, मेरे पास नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे है तो आप अपने पैसे लगा के रैम बना सकते हो ना। बट आप क्या कर रहे हो, आप वो पैसा लगा के अपने शेयर्स को बायबैक कर रहे हो। इसका मतलब ये है, मतलब ये मेरी थ्योरी है कि पहली बात तो रैम वाली जो कंपनीज है वो जान करके नई फैक्ट्रीज नहीं लगा रही ताकि सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। मार्केट में इस टाइम डिमांड ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दे रही है, बट सप्लाई उन्होंने वहीं रिस्ट्रिक्ट कर दी है। ये नहीं हो रहा कि सप्लाई को हम बढ़ा देंगे डिमांड के हिसाब से, जिसकी वजह से प्राइसेस और बढ़ते जा रही है। डेटा सेंटर्स बनने हैं, फोन बनना है, आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन तो बढ़ना ही है ना। तो अगर रैम उतनी ही बनेगी तो इकोनॉमिक्स का रूल यही कहता है कि चीजें महंगी होती चली जाएगी। दूसरी चीज,
कंपनीज को ये भी डर है कि कहीं ये डिमांड टेम्परेरी ना हो। अभी सब सोच रहे हैं डेटा सेंटर्स लगेगी, ये होगा वो होगा, अगले टाइम में इतनी ज्यादा जरूरत ही ना पड़े, लोकल कंप्यूट पे काम होने लग जाए, मॉडल्स ऐसे आ जाए जो कि शायद इतने रैम इतनी सारी चीजों को ना ले। करंट डेटा सेंटर रिसोर्सेज के ऊपर आप जो करंट मॉडल्स है उससे 20 टाइम्स 100 टाइम्स पावरफुल मॉडल्स चला सको। पिछले 6 महीने के अंदर हमने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं जहां पे सीपीयू के ऊपर बड़े बड़े मॉडल्स रन करे जा रहे हैं, जहां पे बड़े मॉडल्स को तोड़ के क्वांटाइज करके अच्छे रिजल्ट आके लैपटॉप जैसी चीजों के ऊपर चलाया जा रहा है। तो कोई भरोसा नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड इतनी डिमांड भी रहेगी। तो मुझे लगता है ये जो बायबैक देखने को मिल रहा है इसका सबसे बड़ा रीजन यही है जो मैंने आपको बताया है। बाकी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, मैं तो बस अपनी एक थ्योरी बना रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये होगा, क्योंकि अगर मैं बिजनेसमैन होता और मैं इस कंपनी को हैंडल कर रहा होता और ऐसा मेरे पास होता तो मैं क्या करता, मैं तो फैक्ट्री लगाता भाई। और अगर मैं फैक्ट्री नहीं लगा रहा तो शायद ये वाले रीजन हो गए इसलिए नहीं लगा रहा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है जो करंट टाइप ऑफ रैम है, मेमोरी है, कोई नई डायमेंशन आ जाए। हो सकता है क्वांटम ही हमको जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई दे जाए। अभी जो हम बात कर रहे हैं DDR5, 6 इस टाइप की चीजों की, कोई नई चीज आ चुकी हो। मैंने लपास टेक वाले चैनल के ऊपर बताया था कि AI की वजह से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत फास्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जो 10 साल में होना था वो 1-2 साल में हो जाएगा। तो तभी क्या पता कुछ नई चीज बन जाए, इस चक्कर में भी थोड़ा सोच रहे हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने इंडिया बुल्स के ऊपर जो 6 एलिगेशंस है उसके लिए CBI को रिव्यू करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है भाई सीधा इकोनॉमिक ऑफेंस मत लगा दो कि भाई इकोनॉमिक ऑफेंस रिंग में डाल दो, पहले एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। बाकी एलिगेशंस क्या है कि इन्होंने एक कंपनी का पैसा, मतलब अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर पैसा घुमाया है, इधर से उधर पैसों को साइफन किया गया है, मतलब गायब कर दिए गए हैं पैसे कि एक चीज खरीद ली और वो चीज कहाँ है पता नहीं है, बट वो पैसा कहीं जा चुका है और पैसे गायब हो गए पूरी बैलेंस शीट से। लोन्स की एवरग्रीनिंग करी है इन्होंने, मतलब पहले लोन लिया, उसके बाद में जब वो लोन खत्म होने वाला था फिर उसके ऊपर एक और लोन ले लिया। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान के चलो 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन मैं चुका नहीं पा रहा था, हालत बुरी थी मेरी, और जब एकदम हालत बुरी हो गई तब मैंने फिर 10 लाख की जगह 12 लाख हो चुका था, मैंने 12 लाख रुपए का लोन ले लिया, 12 लाख का 15 लाख रुपए हो गए, फिर मैंने 15 लाख रुपए का लोन ले लिया। मतलब मैंने पैसे देने ही नहीं है, बस मैं लोन को बढ़ाया जा रहा हूँ, घुमाया जा रहा हूँ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का भी मामला है, मतलब मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी से मैंने ही अपनी बीवी को पैसा दे दिया, पापा को पैसा दे दिया, भाई को पैसा दे दिया, मतलब मेरी कंपनी के खर्चे मैंने अपने घर वालों के अंदर ही दिखा दिए। जो अश्नीक ग्रोवर पे एलिगेशन नहीं था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की 10 करोड़ रुपए की टेबल जो भी कही गई थी कि वो जो टेबल ली है, वो बेसिकली एलिगेशन ये था कि कंपनी के फंड्स को घुमाया गया है, कि आपने जबरदस्ती बुक्स के अंदर दिखाया कि देखो 10 करोड़ रुपए का हमने ये लिया, पर एक्चुअली वो था ही नहीं इतने रुपए का। इसके अलावा एक और इशू है जहां पर 1574 से 1575 करोड़ रुपए के आसपास का मामला हो सकता है। इसकी तो चार्जशीट भी फाइल कर दी है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फिर लाल दिखाई दी कॉन्स्टेंटली। जो मैं बात कर रहा हूँ ना बहुत टाइम से, आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट लाल दिखाई दे रही है, थोड़ी 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 लगातार 7 सेशंस हो गए भाई, लाल ही दिखाई दे रही है मार्केट नहीं हो गई, इंडियन क्रिकेट टीम हो गई गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर। बाकी S&P बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, डाउ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नास्डैक बढ़ता हुआ दिखाई दिया, प्रिंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मतलब ये अच्छी बात नहीं है पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, करेंसी टूटती हुई दिखाई दी, थोड़ी सी है, मतलब फ्लैटर ही कहूंगा इसको भी। बाकी ओवरऑल देख लो कौन रहा ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।